हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, एसईओ प्लेलिस्ट की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन पेज एसईओ में कौन कौन से टाइप की एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती है, क्या क्या हमें करना होता है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वन बाय वन हम पूरी की पूरी जो चेकलिस्ट है इसको समझेंगे। तो जब भी आप किसी भी वेब पेज के लिए या वेबसाइट के लिए एसईओ शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप ऑन पेज एसईओ परफॉर्म करते हैं, और ऑन पेज एसईओ में एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है जिसको आप चेकलिस्ट बोल सकते हैं। और ये जो चेकलिस्ट है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, जिसको आप सेव करके रख सकते हैं सो दैट इन फ्यूचर जब भी आप एसईओ स्टार्ट करें आपके पास ये चेकलिस्ट हो और आप इस चेकलिस्ट को देखकर सारे टास्क वन बाय वन कंप्लीट करते जाएं। सबसे पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है। वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ऑन पेज, ऑन साइट एंड ऑफ पेज इसको डिटेल में समझाया हुआ है, पर यहां पर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन पेज एसईओ बेसिकली आपके विजिबल कंटेंट, जो भी वेब पेज या आप वेबसाइट को यूज कर रहे हैं उसके विजिबल कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना एसईओ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, सर्च इंजन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, इसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। अब यहां पर ऑन पेज का मतलब क्या है? पेज वर्ड से मतलब है इंडिविजुअल पेज, कि आपको ये सारी जो एक्टिविटीज मैं बता रहा हूं यहां पर ये सारी इंडिविजुअल पेज के लिए करनी है, जिसको भी आप टारगेट करना चाहते हैं या जिस पर भी आप एसईओ करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं, और इस चेकलिस्ट में सबसे नंबर 1 टास्क है यूआरएल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आप अपनी वेबसाइट में पेजेस को बनाते हैं तो उनके जो यूआरएल हैं या फिर आप कह सकते हैं स्लग हैं, वो इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। उनके अंदर कोई भी रैंडम नंबर, रैंडम कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी आपके पेज का कंटेंट है उसी से रिलेटेड टाइटल या फिर आपके कीवर्ड से रिलेटेड टाइटल आपको देना होता है। और आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है पेज का यूआरएल बनाते टाइम, कि एक ये बहुत ज्यादा लंबा ना हो अननेसेसरी, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू रिमेंबर नहीं रहेगा। एंड सेकंड थिंग, इसके अंदर किसी भी तरह के रैंडम नंबर्स नहीं आने चाहिए जो कि बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो आपको बहुत ही क्रिस्प, इजी टू रिमेंबर और एसईओ फ्रेंडली यानी कीवर्ड के अकॉर्डिंग कंटेंट आपका किस टॉपिक पर है उसके अकॉर्डिंग जो है उस यूआरएल को डिसाइड करना होता है। अभी आपको मेरी स्क्रीन पर इसका एक एग्जांपल भी दिख रहा है कि किस पर्टिकुलर यूआरएल को आप बैड यूआरएल बोलेंगे या नॉन एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बोलेंगे, और कौन सा स्ट्रक्चर, या एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो ये आप एज अ रेफरेंस देख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड एक्टिविटी पर, जो है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज में सबसे इंपॉर्टेंट या ओवरऑल एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंटेंट। जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं, जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हैं, उसके अंदर 3 चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। फर्स्ट, आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट या कोई भी अननेसेसरी कंटेंट उसमें आपको डालने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए। सेकंड, आपके जो हेडिंग्स हैं या आप कह सकते हैं H1 टैग्स हैं, उनके अंदर आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स आप टारगेट कर रहे हैं वो जरूर आने चाहिए। एक पेज में एक से ज्यादा H1 टैग नहीं होने चाहिए, और जो आपके हेडिंग्स हैं वो बेसिकली आपके पूरे के पूरे कंटेंट को एक सिस्टमैटिक वे में, इजी टू अंडरस्टैंड वे में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए जितना पॉसिबल हो पाए हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज जरूर करें। एंड थर्ड चीज ये है कि आपको ओवरऑल कंटेंट में, पेज के कंटेंट में कीवर्ड को स्टफ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा कीवर्ड्स को यूज करें या बार बार कीवर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दें, नहीं, ये कीवर्ड स्टफिंग है, ये एक बैड प्रैक्टिस मानी जाती है। आपको जो नेचुरली आपके कंटेंट में कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको रखना है। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो आपके कंटेंट के फर्स्ट 150 to 200 वर्ड्स हैं उनके अंदर आपके टारगेट कीवर्ड जरूर हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। देन पॉइंट नंबर 3 है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। हम यूजुअली इस पॉइंट को काफी ज्यादा अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे या जो भी इमेजेस आप उसके अंदर यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वो इमेजेस बहुत ज्यादा हैवी ना हो, नहीं तो वो आपके ओवरऑल पेज को हैवी कर देंगे और आपका वेबसाइट या वेब पेज जो है वो धीरे लोड होगा। दूसरी चीज, आप जब इमेज डालते हैं तो उसके अंदर एक ALT टैग का ऑप्शन आता है। इट मींस अगर बाई चांस इंटरनेट स्लो होने की वजह से या किसी भी रीजन से आपकी वो
इमेज लोड नहीं होती है तो उसकी जगह पर एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख के आ जाएगा यूजर के सामने, ताकि यूजर को पता चले कि ये इमेज लोड हुई है या इस इमेज के बारे में क्या था या उस इमेज का क्या पर्पस था, उसका क्या रोल था, वहां पर वो चीजें भी यूजर को भी पता चलेगी और गूगल या फिर सर्च इंजन को भी पता चलेगी। एंड थर्ड पॉइंट इसके अंदर यह है कि उसका प्रॉपर साइज और फॉर्मेट में होना जरूरी है। बहुत बड़ी पिक्चर जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी काम करेगी, आपको ये देखना है कि साइज कितनी रखनी है और उसका फॉर्मेट क्या है, पीएनजी, जेपैग, वेबपी, कौन सा फॉर्मेट बेस्ट रहेगा और आप जहां पर उस इमेज को यूज कर रहे हैं उस इमेज का क्या रिलेवेंस है और क्या उससे रिलेटेड कंटेंट उस जगह पर अवेलेबल है या नहीं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं और इमेजेस के सेक्शन में जाते हैं तो आप वहां देखेंगे कि बहुत सारी इमेजेस आती हैं, बट ये इमेजेस आती कहां से है, ये मोस्टली इनके रिलेवेंट वेबसाइट से ही उठकर आती हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपरली उन्हें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। देन फोर्थ पॉइंट यहां पर आता है LSI कीवर्ड्स या फिर कीवर्ड्स के सिनोनिम्स। देखिए 2022 में और आने वाले ईयर्स में गूगल या कोई भी सर्च इंजन इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो कीवर्ड्स और उससे रिलेटेड वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो आपको कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी है, इसकी बजाय आपको LSI कीवर्ड्स यूज करने हैं। इट मींस जो भी आपके प्राइमरी कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को आपको अपने कंटेंट में नेचुरली प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग पर कंटेंट लिख रहे हैं तो उस कंटेंट में सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ये सारी टर्म्स अगर आप इंक्लूड करते हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका जो ओवरऑल आर्टिकल है वो आपके प्राइमरी टॉपिक को सपोर्ट कर रहा है एंड गूगल का जो एल्गोरिथम है ये इसको अप्रिशिएट भी करता है। तो इसलिए जितने ज्यादा हो सके, ज्यादा मींस स्टफिंग नहीं करनी है, नेचुरली आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसके अंदर जितना पॉसिबल हो पाए LSI कीवर्ड्स को यूज करना है, सो दैट आपके ओवरऑल कंटेंट की जो रिलेवेंसी है वो बढ़ सके। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉपर इंटरलिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। देखिए इंटरलिंकिंग होता क्या है कि जब आप किसी वेब पेज पर काम कर रहे हैं तो आप बाकी के जो पेजेस आपकी वेबसाइट में हैं जो कि उस पर्टिकुलर पेज से या तो रिलेटेड है या रेफरेंस के लिए जरूरी है, आप उनको लिंक कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर। इससे होगा क्या कि आपके जो इंटरलिंकिंग है वो बढ़ जाएगी एंड यूजर इजीली बाकी पेजेस पर भी नेविगेट कर पाएगा और ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, बिकॉज अगर सर्च इंजन का क्राउलर जो है वो इस पेज को क्राउल करेगा तो जितने भी लिंक्स आपने इंटरनल लिंक्स दिए हुए हैं उसके थ्रू उन्हें बाकी पेजेस, आपकी वेबसाइट के बाकी पेजेस का भी पता चलेगा। तो इंटरनल लिंकिंग जरूरी है। इसका कोई अमाउंट नहीं है कि कितने नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स आप डालें, पर जो भी डालें वो प्रॉपरली डालें। देन बात करते हैं एक्सटर्नल लिंक्स की। अगर आप कोई एक्सटर्नल लिंक मेंशन कर रहे हैं तो ये भी आपकी वेबसाइट के लिए एक अच्छी चीज मानी जाती है, बिकॉज अगर आपका एक्सटर्नल लिंक रिलेवेंट वेबसाइट से है और जिस वेबसाइट का लिंक आप ऐड कर रहे हैं वो एक बहुत ही हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, तो ये आपकी वेबसाइट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है सर्च इंजन को एंड आपकी वेबसाइट का जो ट्रस्ट फैक्टर है यूजर की नजरों में वो भी बढ़ता है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक बोथ आर इंपॉर्टेंट। देन सिक्स्थ पॉइंट पर आते हैं, वो है UI एंड UX ऑप्टिमाइजेशन। UI का मतलब है यूजर इंटरफेस, यानी ओवरऑल पेज का जो डिजाइन आप देखते हैं, एंड UX का मतलब है यूजर एक्सपीरियंस, कि उस डिजाइन को या ओवरऑल पेज को विजिट करने में, नेविगेट करने में यूजर का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये दोनों ही चीजें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है, बिकॉज अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन आपका ओवरऑल यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं है, आपके जो बटन है वो बहुत छोटे हैं, क्लिकेबल नहीं है, आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, आपका जो प्लेसमेंट है, आपका जो फॉन्ट साइज है, आपके इमेजेस का साइज है वो प्रॉपरली नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस जो है वो खराब हो जाएगा। और अगर यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया तो आपके कंटेंट, जो आपने क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस किया है, उसकी इंपॉर्टेंस भी कम हो जाएगी, बिकॉज यूजर का इंटरेस्ट उसमें लूज हो जाएगा। तो सर्च इंजन तो आपके कंटेंट को देखेगा बट वो यूजर एक्सपीरियंस को भी देखेगा कि अगर यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है तो आपका जो पेज है, आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपरली यूजर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, उसकी क्वेरी को द बेस्ट पॉसिबल वे में आंसर नहीं कर पाया। तो आपको यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस दोनों का ध्यान रखना है अपने वेब पेज में। अब बात करते हैं लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है कैनोनिकल टैग्स एंड मेटा रोबोट्स। कैनोनिकल टैग्स दोस्तों होता क्या है? कैनोनिकल टैग एक HTML का टैग है जो कि आपकी हेल्प करता है उस केस में जब आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं और उन सब पर ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट है। तो ऐसे में क्या होगा, गूगल कंफ्यूज हो जाएगा या सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन
सा पेज जो है वो ओरिजिनल है या मेन पेज है। ऐसे केस में आप कैनोनिकल टैग का यूज करके गूगल को या सर्च इंजन को बता सकते हैं कि कौन सा मेन पेज है, पेरेंट पेज है और बाकी उसकी रेप्लिका है, सो दैट आपके इंडेक्सिंग में कोई भी इशू ना आए। अदरवाइज ये डुप्लीकेट कंटेंट की एरर दे सकता है आपकी वेबसाइट के लिए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, इस पॉइंट के, जो है मेटा रोबोट्स। मेटा रोबोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग हैं जो कि सर्च इंजन या फिर यूजर को आपके पेज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि आपके पेज का टाइटल जिसको हम बोलते हैं मेटा टाइटल, देन मेटा डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा ओजी टैग, इट मींस ओपन ग्राफ टैग, जो फेसबुक के लिए आता है। ओपन ग्राफ टैग बेसिकली यूज क्यों होता है? जब भी आपके वेब पेज का यूआरएल कोई फेसबुक पर शेयर करता है तो वहां पर एक प्रीव्यू आता है। अगर आप उस प्रीव्यू को कंट्रोल करना चाहते हैं, इट मींस उसमें कौन सी इमेज दिखाई देगी, क्या टाइटल होगा, क्या डिस्क्रिप्शन होगा, तो आप ओजी टैग का यूज कर सकते हैं। सेम ट्विटर के लिए भी ओजी टैग्स आते हैं सेपरेटली, वो भी हमें यूज करने होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेटा रोबोट्स के टैग्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके पेज की एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूजर एंड सर्च इंजन के क्राउलर को दिखाने। तो गाइज ये थी एक चेकलिस्ट जो कि ऑन पेज एसईओ के अंडर कवर होती है। यहां मैंने सिर्फ एक इसका ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, लेकिन इन सब पे सेपरेट वीडियो हम लेकर आने वाले हैं और हर पर्टिकुलर एक्टिविटी को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं कि कैसे आप उसको अपनी वेबसाइट के लिए, वेब पेज के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और इस पूरी एसईओ सीरीज की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और बाकी वीडियोस भी एंजॉय कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।